किसी को सांस में दिक्कत है, खांसी आ रही है, तो जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं कि उसको अपनी जो बढ़ती हुई उम्र है, उनकी फिजिकल फिटनेस का उससे लेवल जोड़ देते कम हैं। है, उससे जोड़ देते हैं उसको। वो ये नहीं सोचते कि ये उनके लंग्स की वजह से भी हो सकता है। एयर प्यूरीफायर कितना कारगर है अगर हम घर पे या ऑफिस में रखते हैं? सिगरेट स्मोकिंग और जो व्हीकल से एग्जॉस्ट निकल रहा है, जी। दोनों के अंदर ही ऐसे 7,000 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ऐसे एक स्टडी जो है वो कहती है कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। ये उतनी डेंजर है जितना कि आप लगातार बैठे हैं। देखिए, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्पने, जो आप सांस की तकलीफ कह रहे हैं, यानी दिल की वजह से भी हो सकता है और जी। लंग की वजह से भी हो सकता है। 30 मिनट्स भी आपका अगर एक्सपोजर स्मोकिंग के साथ हो जाता है, जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, एलर्जी, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। बंद कमरे में बैठना बहुत देर तक और काम करना लंग्स के लिए कितना खतरनाक है? डॉक्टर श्वेता, आप सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका द नवनीत शो पर। थैंक यू नवनीत फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। थैंक्स अ लॉट। हम लोग जब भी हेल्थ की बात करते हैं, सर, मुझे ऐसा लगता है आजकल भी पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा लंग्स को लेकर फिर भी सिंसियरिटी या सीरियसनेस आई है, लेकिन फिर भी दिल को लेकर या डायबिटीज़ को लेकर फिर भी बहुत काम हो रहा है। लंग्स को लेकर वो सिंसियरिटी अभी भी नहीं दिखती, ऐसा क्यों? ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे थे कि जैसे कार्डियक, जितना सजग लोग और जागरूक लोग अपनी दिल की या हार्ट हेल्थ को, लेकर हुए हैं। हाइपरटेंशन को लेके हैं, जी। इतना अभी भी लंग को लेके नहीं है। मुझे लगता है ऐसे कुछ मेजर रीजंस हैं या कारण हैं। सबसे पहले तो जो हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जी। उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी एक्यूट होते हैं। यानी आपको पेशेंट जो आएगा उसमें चेस्ट पे उसको सीवियर चेस्ट पेन है, सांस में तकलीफ हो रही है, और लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स की मौत भी हो जाती है। हाँ, रिसेंटली नहीं देखा है। डेफिनेटली। तो लोगों के बीच में उसकी वजह से एक फियर फैक्टर भी है। जब अपन कंपेयर करते हैं इसी चीज़ को लंग के डिसऑर्डर से, जो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि लंग के डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट की मौत नहीं होती है, डेथ नहीं होती है, पर फिर भी स्टिल ज़्यादातर जो डिजीज़ होते हैं वो उनका क्रॉनिक नेचर है। जो सिम्टम्स होते हैं स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, जो लोग इतने उससे वो जो फियर फैक्टर है वो मिसिंग है मेनली। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि सोशल स्टिग्मा, जैसे अब हमारे देश में टीबी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जी। है ना? लेकिन आज भी अगर कोई पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है और हम उसको कहते हैं उसमें टीबी डायग्नोस करते हैं, तो उसका पहला रिएक्शन ये नहीं होता कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। उसका पहला डायग्नोसिस, उसका पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि मुझे टीबी हो ही नहीं सकता, अच्छा। है ना? तो ये है क्योंकि टीबी के साथ आज भी एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। बट वो हमेशा से ही रहा है। और बिल्कुल, तो जी। यही बात है। लेकिन हार्ट वाली डिजीज़ में जनरली आपको ऐसा नहीं लगेगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो लोग छुपाते नहीं है। इवन आपको किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो जनरली उनको कोई मेजर इश्यू नहीं होता। जी। सोशल बट स्टिग्मा टीवी के बारे में घबरा जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तीसरी बात मुझे लगती है कि जो सिम्पटम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स, मान लीजिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, किसी को सांस में दिक्कत है, खांसी आ रही है, तो जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं कि उसको अपनी जो बढ़ती हुई उम्र है, उनकी फिजिकल फिटनेस का उससे लेवल जोड़ देते कम हैं। है, उससे जोड़ देते हैं उसको। वो ये नहीं सोचते कि ये उनके लंग्स की वजह से भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हम एशिया से एक अच्छा लंग के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्थ कैंपेन काफ़ी लंबे समय से रहा है, जो कि लैकिंग है अगर आप लंग डिसऑर्डर्स की नहीं है। बिल्कुल जी। तो वो बात है। आज भी अगर आप किसी एक हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे, तो जनरली आप कहीं पे भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, थायराइड के लिए, वो आपको स्क्रीन करेंगे। लेकिन लंग के लिए सिंपल पीएफटी या चेस्ट एक्सरे होता है, जनरली वो नहीं किया जाता है। तो अभी इस चीज़ पे मतलब कोविड के बाद में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली। और हम कर रहे हैं आज अपना पॉडकास्ट उसी डायरेक्शन में, एक अच्छी पहल है। जी, 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 थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी लंग्स आपसे बात कर पाते हैं, तो कौन-सी 3 चीज़ आपसे बोलते हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मेरे लंग मुझसे बात कर पाते, तो मैं सोचता हूँ सबसे पहली बात तो वो कहते कि उन्हें क्लीन एयर चाहिए। क्लीन एयर चाहिए उनको अपने सांस लेने के लिए, जी। है ना? तो इसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि हमें स्मोकिंग क्विट, यू हैव टू क्विट टोबैको स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, ठीक जो है। कि सिगरेट में भी हो सकता है, वेपिंग में भी हो सकता है, सिगार में जी, भी हो सकता है। जी। वो बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है उन्हें चाहिए कि उन्हें अ, वातावरण में जो प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या से वो निजात पा चाहिए, क्योंकि हाँ, यू आर व्हाट यू ब्रीथ, ठीक है। है ना? लंग्स के अंदर ऐसा कुछ नया नहीं है, आपको बस सांस लेनी है, सांस बाहर निकल रही है, तो यू आर व्हाट यू ब्रीथ। तो अगर आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, आप अपना जो एयर पॉल्यूशन, जिसका बात बहुत होती है, लेकिन आप अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। ठीक। हम सब
उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। वो खुद को भी करना पड़ता है, अगर आप आसपास पेड़ लगा लें वो सारी चीजें। वो सब आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा मुझे लगता है रेगुलर एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग के लिए नहीं होती है। हाँ, आप अंदर के लिए भी जी होती बिल्कुल। है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये सब हेल्प करता है। उसके अलावा अ, जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, आप ये सब भी इसमें हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है ये मुझे, अगर मेरे लंग्स बात करते बात तो करते जी तो डेफिनेटली। लंग्स कहते हैं कि अगर आपने परिवार के साथ लंबा समय बिताना है तो ये जरूर कर लो आप। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप अपनी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, जी, लॉन्जेविटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। ग्रेट। जी। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई 3 एक्सरसाइजेज या 3 चीजें जो लंग्स को हेल्दी करने के लिए करना चाहिए, वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं कहूँगा, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग अगेन। ठीक है, स्मोकिंग तो डेंजर है। बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है। ज़्यादातर 99% ऑफ कैंसर्स के अंदर स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसके अलावा आप जो दूसरे लंग के डिसऑर्डर्स होते हैं, आप मान लीजिए अस्थमा है, सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो कि एक फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी है, जी, रेस्पॉन्स टू ये जो आपके इन्फेक्शन के चांसेस हैं, निमोनिया है, सब चीज़ें बढ़ जाती है स्मोकिंग की वजह से। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग ठीक और है। एनी फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं। जी, दूसरा मुझे लगता है जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अगेन वही जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन आ जाता है इसके अंदर। राइट, आप रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है, जो कि आपका योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प कर सकती है। जी, तीसरा मुझे लगता है आपको लंग हेल्थ में जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, हाँ, आप वो वाला पोर्शन भी, अपनी जो डाइट है, आप उसमें मोर ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो आपका खाना होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना है, या एंटीऑक्सीडेंट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जी, आप ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट के अंदर इंक्लूड कर इंक्लूड सकते करना चाहिए। सप्लीमेंट्स आजकल बहुत चल रहे हैं। क्या आप लंग्स को लेकर सप्लीमेंट्स लेना ठीक है? हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको, मेरे हिसाब से लंग्स के लिए सेपरेटली एज सच नहीं है, लेकिन आपको जो टॉक्सिन्स हैं उससे बचना चाहिए। कोई भी चीज़ आप कोई भी मात्रा में, कोई भी आप न्यूट्रिएंट लेते हैं, टॉक्सिन कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उसका सबकी एक पर्टिकुलर रेंज है जो आपको बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जी, एक्सेस भी न्यूट्रिएंट्स का खराब है, जो आजकल एक फैशन सा बन गया है कि आप हर चीज़ के लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं, जी, आपको पता नहीं है आपकी बॉडी में उनका लेवल्स क्या है। हाँ, ज़्यादातर अगर आपको कोई चीज़ आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो हाँ, आपको एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, जी, और अगर हो सके तो उसके ब्लड में जो लेवल्स हैं उसको भी आप एक बार टेस्ट करवाएं, और अगर आपको उसमें कमी आती है तो आपको उसी समय सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो गलत है। गलत ही है वो, जी, राइट। जी। टेस्ट करने के बाद जिस चीज़ की कमी है उसके लिए आप लें। या फिर आप कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं डाइटरी, आपको लगता है जो आपको डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके साथ में अगर आप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ जैसे मान लीजिए विटामिन डी है, जी, विटामिन B12 है, जनरली अगर आपकी डाइट में नहीं है, जनरली ये नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा पाए जाते हैं। जी, अगर आपकी डाइट इस तरीके की, आपको पर्टिकुलरली कुछ आपको चांसेस हैं कि आपको कुछ डाइट ये हो सकती है डेफिशिएंसी, उस केस में अगर आप ऐड करते हैं तो बेटर रहता है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर बिफोर स्टार्टिंग टेकिंग एनीथिंग। एनीथिंग, राइट, राइट। अच्छा, बंद कमरे में बैठना बहुत देर तक और काम करना लंग्स के लिए कितना खतरनाक देखिए, मतलब आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो है? गई ऐसी है। हो गया, अगर आप राइट। देखेंगे तो ज़्यादातर या तो हम ऑफिसेज में जाते हैं तो भी वहाँ इसी रूम में बैठे रहते हैं, जी, या फिर जब हम घर पे भी होते हैं तो ज़्यादातर आप मोबाइल पे या स्क्रीन से अटैच रहते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं। जी, तो इसमें डेफिनेटली से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। एक तो सबसे पहली बात इसमें ये हो जाता है कि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। जो आपको सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए विटामिन D3 के अपटेक के लिए, वो भी नहीं हो पाता है आपका। दूसरी बात ये भी, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जब आप एक ही कमरे में, बंद कमरे में रहते हैं तो एयर का सर्कुलेशन नहीं होता। ज़्यादातर हम आजकल एसी वाले रूम्स में बैठे बैठे रहते हैं, जी, तो उसमें वो जो जनरली सेम ही हवा है वो बार बार सर्कुलेट होती रहती है। तो अगर कुछ टॉक्सिन्स हैं या वायरसेस हैं, वो आपको बार बार आप रिपीटेडली इनहेल करते रहते हैं, ठीक जो आपकी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है एनवायरनमेंट में, वो भी कम हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बंद कमरे में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो जो इन्फेक्शंस का स्प्रेड होने का चांसेस है वो भी बढ़ जाता है। ज़्यादा हो जाता मान लीजिए जैसे कोविड था, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पेशेंट्स भी होते हैं, जो काफ़ी लोग एक ही काफ़ी लंबे समय तक बंद कमरे में एक जगह पे रहते हैं, तो उसमें जो इन्फेक्शन के स्प्रेड का है वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो वेल टू डू है वो डेफिनेटली पेशेंट्स एसी में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये जो एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है वो तो रहता ही है। जी, जी। ऐसे एक स्टडी जो है वो कहती है कि सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग। ये उतनी डेंजर है जितना कि आप लगातार बैठे हैं
तो जितना हार्मफुल आपका सिगरेट होगी उतना ही हार्मफुल है आपका एक जगह पर लगातार बैठना। डेफिनेटली मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, आजकल कहते हैं शुगर इज़ द न्यू सिगरेट। हाँ इवन जी। क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अगर कुछ भी चाहिए आप ब्लिंकिट करिए, इतनी ऐप्स आ गई हैं आजकल, आप ऑर्डर करिए, आपको हर चीज़ का आपको मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो आजकल जैसे-जैसे मेडिकल में एडवांसेस हो रहे हैं, तो उसके बाद में इन्फेक्शंस की रेट फिर भी इवन इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया ऑल्सो एक तबका है जिसमें आपको इन्फेक्शन से इतनी दिक्कत नहीं है। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो हैं, जैसे आप मान लीजिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, कैंसर है, इनके चांसेस बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इनकी आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज वो भी बढ़ गई है। हाँ वो क्योंकि आपने इन्फेक्शन वाला पोर्शन हट गया है। लेकिन जी। अब आज की तारीख में हम एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है हमारी और कंजम्पशन ज़्यादा है नहीं। जी हम खाना ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। हाँ इस वजह से डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं शुगर है, आई ऐड शुगर टू व्हाट यू सेड कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल डेफिनेटली जी इट इज़ एन इवेंट। राइट। जितना डेंजरस एक तरह से सिगरेट का धुआं होता है उतना ही डेंजरस आजकल पोल्यूशन जो आजकल गाड़ियों का धुआं हो गया है या इस तरह से धुआं निकल रहा है ये भी होता चला जा रहा है। तो कई बार कैंसर जितना सिगरेट से डेंजर होता है उतना ही ये पोल्यूशन से हो रहा है, ये भी ठीक है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बस इसमें देखिए 2 बातें हैं, सिगरेट स्मोकिंग और जो व्हीकल से एग्ज़ॉस्ट निकल रहा है। जी दोनों के अंदर ही ऐसे 7,000 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। जी जी। इवन जो मेनली अपन एग्ज़ॉस्ट की बात करें जो डीज़ल गाड़ियों से जो निकलता है उसमें, वो तो हम डब्ल्यूएचओ जो ग्रेडिंग करता है उसमें ग्रुप 1 के अंदर आता है, ठीक आपका है जो एग्ज़ॉस्ट से निकलता जी है ना? तो इसके अंदर देखा गया है कि अब इसमें चीज़ ये रहती है कि अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो जनरली आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पे हाई कंसंट्रेशन में आपको वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो कार्सिनोजेंस हैं वो मिलते हैं। जी और अगर आप व्हीकल एग्जॉस्ट में देखें तो ये एक्चुअली थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा लेकिन वाइड स्प्रेड है इसका। हाँ तो आजकल आप जैसे कैंसर के पेशेंट जो पहले सोचा जाता था कि ओल्ड एक बूढ़ा आदमी होगा जिसने लंबे समय तक सिगरेट पी है, उसमें कैंसर पाया जाता था। जी लेकिन आजकल आप दिल्ली, मुंबई या जो मेट्रोज में भी देख रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, व्हीकल और एग्जॉस्ट की वजह से यंग पेशेंट जिनको ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, नॉन स्मोकिंग थे, उनमें भी कैंसर के जो केसेस हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। जी तो आजकल जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो बढ़ गया है, वो स्मोकिंग की वजह से नहीं होता है। हाँ ये पोल्यूशन की वजह से डेफिनेटली पॉल्यूशन आज एक प्रीडोमिनेंट कॉज है आज के फॉर्म में, यंग स्मोकर्स के अंदर, इवन फीमेल्स के अंदर। पहले था ओल्ड एज मेल स्मोकिंग एल्डरली पेशेंट था जिसमें जनरली कैंसर पाया जाता था। जी आजकल इवन अगर आप देखेंगे यंग पेशेंट्स हैं, इवन फीमेल्स है, नॉन स्मोकिंग है, उनके अंदर भी कैंसर की मात्रा, कैंसर के केसेस बढ़ते चले गए बढ़ते हैं। चले गए। बिल्कुल स्मोकिंग जितना डेंजर जो स्मोक करता है उसके लिए उससे ज़्यादा उसके लिए भी जो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। तो आपका वो दोस्त जो आपके साथ सिगरेट पीता है, आप नहीं पीते हो, वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता ही नहीं है। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, वो आप जानबूझ के आप खुद पी रहे हैं, अपने शौक के लिए पी रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जनरली फैमिली के अंदर अगर एक भी स्मोकर है, मान लीजिए अगर फैमिली है, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है, जी। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं और घर में और भी लोग हैं, तो अगर एक ही आदमी स्मोक कर रहा है तो वो खुद तो स्मोक कर ही रहा है, उसमें कैंसर का चांस बढ़ गया है। साथ ही साथ जो भी साथ में घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसको हम पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। तो डेफिनेटली आप ये दोनों के अंदर ही कार्सिनोजेंस हैं। और अभी ये तक पता चला अगर आप 30 मिनट्स भी आपका अगर एक्सपोजर स्मोकिंग के साथ हो जाता है तो आपके चांसेस ऑफ ब्लड वेसल में परमानेंट चेंजेस आने लग जाते हैं। हेडेक है, आपके कैंसर और जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, एलर्जी, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओह माय गॉड! तो इट्स बहुत डेफिनेटली चीज़ है। स्मोकिंग आपके लिए तो खतरनाक है ही, जो आपके साथ में लोग रह रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपके साथ में बच्चे हैं, उन सब के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग इक्वली डेंजरस है, ऐसा नहीं है। और पैसिव स्मोकिंग वाले पर्सन की तो ये है कि उसकी खुद की गलती भी नहीं है, वो पी भी उसके नहीं बाद रहा भी उसको भुगतना है। बिल्कुल पड़ेगा। डेफिनेटली राइट। ऐसे बहुत आजकल तो जैसे आपने खुद ने भी कहा कि लेडीज़ भी आजकल सिगरेट पीती हैं, पुरुष भी पीते हैं और जितना हार्मफुल पुरुषों के लिए उतना ही महिलाओं के लिए भी है। लेकिन जब कोई एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसने अगर स्मोक किया है तो होने वाले बच्चे पर क्या वर्स्ट इफेक्ट होंगे? बहुत सारे हैं। अब देखिए जब एक प्रेग्नेंट लेडी स्मोक करती है तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। आप जब स्मोक कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी स्मोक कर रही है, तो स्मोकिंग की वजह से वो जो स्मोक है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, ब्लड वेसल्स के प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक भी पहुँचते हैं सारे। जी। तो इसमें जो लेडी है उसको भी रिस्क रहती है, उसको रिस्क रहती है प्लेसेंटा रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज़, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या कुछ प्लेसेंटा रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज़ होती है, उसके जी, चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर भी
प्रीटर्म डिलीवरी का चांस होता है, लो बर्थ वेट बेबीज का चांस होता है, जो बच्चा है उसका बर्थ वेट कम रहेगा। उसके बाद में बर्थ के बाद में भी उसको जो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ है, कुछ क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि जमजट विकार है जो लोगों में पाए जाते हैं बच्चों में। ठीक है। उसके बाद से बात वहीं पे नहीं रुकती है। उसके बाद भी जब बच्चा, ऐसे बच्चे जिनकी मदर्स ने स्मोकिंग किया था प्रेगनेंसी के दौरान, लाइफ लॉन्ग उनका जो रिस्क होता है इन्फेक्शंस के लिए, जो उनका लंग का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, अस्थमा के सीक्वेंसेस, अस्थमा, सीओपीडी, इस तरह की जो चीज़ें, और सीओपीडी, अस्थमा और जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो स्ट्रक्चरल अब्नॉर्मलिटीज़ उनके लंग में दिख पाई गई है लॉन्ग टर्म में भी। तो अगर आप स्मोकिंग करें तो आप एज सुन एज यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, वैसे तो स्मोकिंग कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड स्टॉप स्मोकिंग एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। राइट। दिल्ली मुंबई का तो हम लोग जानते हैं पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या वो लोग जो 2 टियर सिटीज़ में रहते हैं, छोटे शहर, जैसे हम उदयपुर में बैठ के आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, सिमिलरली इंदौर में, जयपुर में, यहाँ के लोगों के लिए पोल्यूशन लेवल उतना खतरनाक कभी भी नहीं है, या ठीक है वहाँ के लोग? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है। जी। हमारे दिमाग में ये मानसिकता बनी हुई है कि जो दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जी। वहाँ पे ही ये प्रॉब्लम होगी। पर अगर आप टॉप 10 जो सिटीज़ की बात निकालेंगे करेंगे। तो उसमें से 5-6 तो आपकी टायर 2 सिटीज़ हैं, जहाँ हाँ। पे ये चीज़ आपको क्यों, तो ये जो इसका नुकसान है वो AQI पे डिपेंड करता है, जो आपका हाँ, एयर एयर क्वालिटी क्वालिटी इंडेक्स क्या इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपका ख़राब है, जो PM 2.5 या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर की वजह से बनता है, जी। अगर वो बढ़ा हुआ है तो वो रिस्क आपको जितना मेट्रोज में है उतना ही यहाँ पर भी है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोच देखेंगे तो ये भी डिपेंड करता है कि आप जब जहाँ पे रह रहे हैं किस जगह पे रह रहे हैं शहर में, शहर की पेरिफेरी में रह रहे हैं या आपका घर जो है मेन आउट के आसपास है, वहीं पे पास में है, पॉल्यूशन से आप कितने एक्सपोज्ड हैं। हाँ, उस पर भी डिपेंड करेगा। और दूसरा, अब आप टायर 2 सिटीज़ या विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे अदर फॉर्म्स ऑफ जो इंडोर पॉल्यूशन है, ये तो आप जो बात हुई आउटडोर पॉल्यूशन की बात है। इंडोर पॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं कि अभी भी गांव में काफ़ी जगह भारत में ऐसी जगह है जहाँ पे जो लकड़ी का चूल्हा है उस पे खाना बनता है, तो जो इंडोर पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना उतना कि उतना ज़रूरी है। ये वाली चीज़ें जनरली आपको जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ नहीं मिलती है, तो पॉल्यूशन को आपको होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा, जो आउटडोर पॉल्यूशन है वो भी और इंडोर पॉल्यूशन है दोनों ही। और अगर AQI कहीं पे भी खराब है, आप डेफिनेटली आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो, चाहे मेट्रो में रहते हैं चाहे नॉन मेट्रो इधर है, राइट, आपको झेलनी दिखेगा पड़ेंगे। peripheric। राइट, राइट, राइट। कबूतर की बीट जो है बहुत हार्मफुल होती है, लोग इसको समझ नहीं पाते। सोसाइटीज़ में तो खैर कबूतर होते हैं, उसके लिए तो लोग काम करते हैं। आई वाज इन उदयपुर और वहाँ पर मैंने पिचोला लेक पर देखा कि वहाँ पर लोग कबूतरों को दाने डाल रहे थे, देते हैं जी। और उड़ते हैं जब तो बहुत सारी चीज़ें गंदगी छोड़ते हैं। कितना हार्मफुल है कबूतर का आपके आसपास होना? अब जैसे जैसे हमारी ये रिसर्च और मेडिकल नॉलेज बढ़ रही है, हमें पता चल रहा है कि आजकल नई बीमारी के बारे में पता चल रहा है। आज से पहले किसी को सांस में तकलीफ होती थी, लोग उसको सिर्फ दमा ही मानते थे, हाँ। है ना, तो इसको दमा हो गया, आपने डॉक्टर के पास लेके जनरली वो इनहेलर्स आपको देते थे, वो ठीक हो जाता था। जी। जो कुछ नहीं ठीक हुआ तो उनको कहता भाई ये बिगड़ा हुआ दमा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल हमें पता चल रहा है कि ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एक फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी होती है ना, उसका एक टिपिकल फॉर्म है जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। अभी भारत में एक स्टडी हुई है जिसमें जैसे वर्ल्ड ओवर हम जब मानते हैं जो ILD मोस्ट कॉमन है वो IPF कहलाता है, लेकिन इंडिया के अंदर HP, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ILD है जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर। और उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो हम कहते हैं पिजन ब्रीडर्स, सिर्फ एक्चुअली पिजन अकेला नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बर्ड्स भी जो हैं अगर उनके जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनकी, है ना, उनका जो एक्सक्रीटा है और जो उनके फाइदर्स में जो फर होते हैं उनमें प्रोटीन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिकली टिच होता है। ये ऐसा नहीं है आपने एक बार आप किसी कबूतर के पास में चले गए और आपको बीमारी लग जाएगी, पर आपको जब रिपीटेड उससे जो आपका एक्सपोजर है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग होते हैं ये सवेरे उनको आदत होती है मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके कबूतरों को दाना डाल के फिर वापस आएंगे। जब भी आप उनका रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। रिपीटेड आपका जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उनके साथ में होता है तो उस समय आपको ये बीमारी डेवलप हो जाती है। कबूतर एक आप, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम कबूतर इसलिए आप बोल रहे हैं, इन पैरेट जैसे कुछ सोसाइटीज जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर स्पेन है वहाँ पे आप पैरेट सकते हैं, तो उसके उससे भी हो जाता है। तो किसी भी पालतू जानवर में जो आपके ये नॉन ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं जो ड्रॉपिंग्स के अंदर हो गए या फेदर्स में हो गए, उनकी वजह से ये सब होता है, बहुत कॉमन है।
राइट। सो आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे घड़ियों के थ्रू स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, कुछ रिंग्स आ गए जिसको पहनकर आप अपने हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी एआई गैजेट है या आने वाला है या आ चुका है जो कि हमारे लंग्स को ट्रैक कर पाए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, यू कैन नॉट डिनाई इट। हर जगह जी। हमको पता है, हर फील्ड के अंदर आ रहा है, वैसे लक्स के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। आपके नॉर्मल काफ़ी ऐप्स हैं जो आपको अगर आप अपने पास फ़ोन रखते हैं तो काफ़ी ऐप्स है, उसमें जी। आपका स्टेप ट्रैकर आता है, आपका जी, रेस्पिरेटरी पैटर्न जी, है, वो सब जी, आ जाते जी, हैं, जी। है ना? तो आजकल अगर डॉक्टर्स के लिए भी देखें तो डॉक्टर्स के लिए भी आजकल एआई से एसोसिएटेड कुछ नए स्टेथोस्कोप्स आ गए हैं। तो आप अगर ऑस्कल्टेट करते हैं उसको लगा के, डेफिनेटली जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं एडवांसेस बोल रहा हूँ, अभी नेसेंट स्टेज में है, पर बहुत जल्दी ये सब आपके रेगुलर यूज़ के अंदर आ जाएंगे। ओह वाओ! तो अभी जो स्टेथोस्कोप आ रहे हैं उसके थ्रू आप एआई का उसमें इंटीग्रेट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ऑस्कल्टेट करके बता सकते हैं कि किस तरह की बीमारी है, डायग्नोसिस हो सकता है। इस जगह पे आपको जब पर्टिकुलर लंग में क्या प्रॉब्लम है, उसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, वो वहाँ पर आ गया है। दूसरा, अगर अपन देखें तो जो ये पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो नॉर्मल पीएफटी होती है, जी। वो लोग अब घर पे कर सकते हैं। उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट आ गया है। तो वो आपके जो ट्रेंड्स हैं, जो आपका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो है, हुँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा डिवाइस होता है, उसमें आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, आपकी लंग की कैपेसिटी बदलती है उससे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कितनी घट रही है, वो चीज़ें आ गई है। जी। इवन पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर भी आजकल रिसेंट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, जिसमें आपका आप ट्रेंड्स देख सकते हैं कि आपका सोने के बाद में आपका जो ऑक्सीजन, जैसे नॉर्मली हम जाग रहे हैं, लंग से रिलेटेड एक बीमारी है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वही है। जी। जिसके लिए पहले फुल बॉडी आपको इन लैब टेस्ट करवाना पड़ता था। आजकल आप एक छोटी सी रिंग आती है, उसको लगा के आप पहन के आप सो जाइए, और सवेरे उठ के आपको पता चल पाएगा कि वो बीमारी है या नहीं। बहुत चीज़ें हाँ। आप आजकल एआई इज़ एवरीवेयर। हुँ। तो मतलब मेट्रोज़ में तो ये आ गई है। अब टायर टू बहुत जल्दी आप देखेंगे, बहुत सभी जगह तेरा काम होगा। दैट वुड हेल्प यू एज़ वेल और बाकी पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बेहतर होगा ही। राइट। अच्छा, अगर हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात जब करें, तो रनिंग और वॉकिंग या ब्रिस्क वॉक की बात करें, ज़्यादा बेहतर कौन-सा लंग्स के लिए? देखिए, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता हाँ। है ना? एक पर्टिकुलर एज पे डिपेंड करता है, आपकी एज क्या है। हुँ। दूसरा, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, बेसलाइन। जी, जी, जी। तीसरा, डिपेंड करता है कि आपको कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, आपको बीमारी तो नहीं है, है ना? हुँ। अगर कोई यंग पेशेंट है जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा है ना? और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी स्ट्रोक, कोई हार्ट मेडिकेशन नहीं है, उस कंडीशन में तो अगर आप रनिंग करते हैं तो बेटर है, क्योंकि रनिंग से आपकी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। बहुत चीज़ें बेटर रहती है। लेकिन अगर कोई मिडिल एज मैन है, एल्डरली है, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, साथ में अस्थमा का पेशेंट है, उसको रिकरेंट पहले इन्फेक्शंस हो रखे हैं बार बार, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव कार्डिक है, उस केसेस में जो आपको अगर वॉकिंग करते हैं वो बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम से आप अगर सीधा दौड़ने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो हाँ। जनरली ये मिक्स होता है, ऐसा चाहिए नहीं है कि रनिंग बेटर है या डिस्क वॉक बेटर है। वो डिपेंड एनी फॉर्म करता है। ऑफ एक्सरसाइज, आज की जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बेटर देन एटलीस्ट यू आर से आप घर पे ही बैठे, है ना? तो मैं कहूँगा अब मिक्स ऑफ बोथ, आप वॉक करिए और माइल्ड जॉगिंग साथ में करिए, एंड यू इंक्रीज ग्रेजुअली, हाँ, तो ठीक वो है। ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। नहीं तो आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोग हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ तो रहे हैं, इसीलिए तो भी बस वही बात है ना। हाँ। तो आज काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि बिल्कुल हेल्दी फिट हैं, उनको बहुत ही यंग एज के अंदर भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ों का। जी, सिगरेट को लेकर तो हमने बहुत सारी बात करी। लोग सोचते हैं कि जो वेपिंग कर रहे हैं वो उतनी डेंजरस नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है वेपिंग, जो आपने बताया, बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है। वेपिंग एक्चुअली इसको शुरू किया गया था मेनली, इसको पॉपुलराइज ऐसे किया गया था कि स्मोकिंग को क्विट करने के काम आती है ना, हाँ, मेनली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो 70 से 80 तरह के जो कार्सिनोजेंस आपको स्मोकिंग में जो सिगरेट स्मोक में मिलते हैं, वो आपको इसमें भी इसमें मिलते हैं। मिलेंगे। निकोटिन उसमें भी होता है, और निकोटिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसमें भी होता है, हुँ, तो ये भी एडिक्टिव है, जी। वो भी एडिक्टिव है। डेफिनेटली कार्सिनोजेंस कम होते हैं उससे, हुँ, लेकिन ये होते इसमें भी है, दोनों ही खराब है। हुँ, तो आजकल सबसे खतरनाक ये हो गया है कि लोग सिगरेट स्मोकिंग तो करते ही हैं, साथ में वेपिंग भी करते हैं, साथ में चल रहे तो हैं। वो दोनों चल रहा है, तो ये दोनों ही खतरनाक हो रहे हैं। हुँ, दूसरा, बहुत ही खतरनाक चीज़ें मिलने आ रही है जो यंगस्टर्स में है, टीनेजर्स के अंदर है। मेनली उनको लगता है सिगरेट स्मोकिंग तो खराब है, पर वेपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, हाँ, तो सिगरेट स्मोकिंग की बजाय वो वेपिंग करना शुरू कर देते हैं, हाँ। जो कि इक्वली हार्मफुल है। हार्मफुल है। हुँ, और उनको फिर क्योंकि निकोटीन होता है उसमें, उसकी एडिक्शन हो जाता है, एंड देन दे गो ऑन टू स्मोक। तो राइट। मेरे हिसाब से यू शुड क्विट वेपिंग ऑल्सो, एंड यू शुड क्विट
स्मोकिंग डेफिनेटली। राइट। लंग्स को अगर डिटॉक्स करने की बात करें, जी। क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ करें कि लंग डिटॉक्स हो जाए आपके? बिल्कुल। तो देखिए लंग एज़ सच बहुत ही सिंपल सा ऑर्गन है, उसको कुछ आपसे ज़्यादा नहीं चाहिए, वो चाहता है कि आप नॉर्मल प्योर एयर में साँस लें और बाहर निकाल दें, वो अपने तरह से बिल्कुल ठीक है। इतना ही आपको चाहिए तो उसको। मेनली वही चाहिए, हाँ। पर लेकिन लोग लंग्स के लिए इतना भी नहीं करते हैं। तो सबसे डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें वही है, आपको स्मोकिंग छोड़नी है हर फॉर्म में, जैसे अपने पहले डिस्कस हुआ था। ठीक है। दूसरा आपको न्यूट्रिशन की जो बात हमने की थी, न्यूट्रिशन बेटर करना है अपना। जी। न्यूट्रिशन के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट्स से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई से रिच जो फूड्स है वो लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो लें। एडिक्वेट हाइड्रेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा पानी, आपको जो हाइड्रेशन रेगुलरली करना चाहिए। उतना पीना चाहिए। उसके अलावा बचाव करने के लिए आप एक दूसरी चीज़ इसमें ये कर सकते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशन के बारे में लोग ज़्यादा इतना ध्यान देते नहीं है, जो नॉर्मल वैक्सीन हैं, हाँ। आप फ्लू का वैक्सीन रेगुलरली लगवाइए। अगर आपको कोमोर्बिडिटीज़ है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, साथ में कोई लंग का डिसऑर्डर है साथ में, तो बचाव के लिए आप वैक्सीन फ्लू का, निमोकोकल का और भी 3 तरह के 2-3 तरह के वैक्सीन आते हैं, वो बचाव के लिए लगा सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हमने पहले भी कहा था, योगा है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, आप वो करिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं हम उसके लिए, जो नॉर्मल बॉडी टोन जो नॉर्मल बॉडी के लिए भी हम करते हैं वो, नहीं तो डेफिनेटली वॉकिंग रूटीन बनाइए अपना, ये रहता है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है हमारे बॉडी का जिसको हम छोड़ देते हैं वो है स्लीप। जो स्लीप वाला पोर्शन है, 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। वैसे ही लंग्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप अगर इन टॉक्सिन्स से भी लंग्स का बचाव कर लें तो लंग्स Sufficient है। बिल्कुल। राइट। कई बार एक एज, पर्टिकुलर एज में ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने पर आप हांफने लगते हैं, शॉर्ट ब्रीथ्स होती हैं। ये लंग की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम? देखिए जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या जिसमें जो आप सांस की तकलीफ कह रहे हैं, ये कार्डियक कॉज की वजह से भी हो सकता है, यानी दिल की वजह से भी हो सकता है और लंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। है ना? तो इसमें हमें जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो हमें एक बार चेक करना पड़ता है कि साथ में सिम्टम्स क्या हैं, कोमोर्बिडिटीज़ क्या है। राइट। अगर आप नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है ना, आपको रात को सोने के, आपके पाँव में सूजन रहती है, रात को सोने के बाद में आपको सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, आपको सांस लेने के लिए खिड़की के पास जाना पड़ रहा है, इस तरह की दिक्कत है तो ज़्यादा चांसेस है आपको हार्ट की दिक्कत होगी। ठीक है। अगर आपको साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, मान लीजिए आपको खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, फीवर है आपको, चेस्ट पेन है, खांसी में खून आता है, इस तरह की जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, या आपको छाती में से सीटी जैसी आवाज़ वीजिंग आती है, तो ये सब सिम्टम्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के होते हैं। जी। पर एक्चुअली जब हम रियल लाइफ में सिचुएशंस में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही वजह से होता है ना? तो कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है लोगों को, दोनों को लंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोनों एक साथ भी प्रेजेंट हो सकती हैं, है ना? तो डिपेंड करता है उसके लिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ टेस्ट हैं पर्टिकुलरली, उसके थ्रू आपको तो पता चल ही जाता है। और एक पर्टिकुलर टेस्ट जो होता है जिसको हम CPET कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल पाता है कि आपको कार्डियक पोर्शन है, हम्म। आपका कॉज कार्डियक है, आपका कॉज रेस्पिरेटरी है या मिक्स्ड कॉज है, तो आप पता लगा सकते हैं उससे भी। राइट। एक चीज़ मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स को वो एक ब्लो करने वाली कुछ बॉल्स के साथ वाला कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो एग्जैक्टली क्या और कितना बेहतर होता है हमारे लंग्स के लिए? एक्चुअली वो एक इंसेंटिव स्पायरोमेट्री वाला जो होता है जी। उसके लिए, जी। जो मशीन है उसके लिए देते हैं जनरली। वो पोस्ट CABG कार्डियक एज सच, वो हम जनरली जो पेशेंट्स किसी सर्जरी के लिए या ऑपरेशंस के बाद में या किसी प्रोसीजर्स के बाद में, किसी को न्यूमोथोरेक्स था, हमने ट्यूब ICD डाल दिया है, उसके बाद में देते हैं। रूटीन यूज़ के लिए बहुत नहीं होता। फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, ILD है, COPD है, उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में वो काम आ जाता है। जी। एज सच बहुत ज़्यादा उसका रेगुलर यूज़ helpful। का बहुत जी। फायदेमंद नहीं हो। एक HBOT थेरेपी होती है, जी जी बिल्कुल। क्या है ये, थोड़ा सा प्लीज बताएं और कैसे हेल्प करता है? ये एक नहीं है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं इसको। जी। इसमें एक आपको पेशेंट को जनरली दिया जाता है हाइपोक्सिक इंजरीज के लिए, है ना? तो हाइपोक्सिक इंजरी या टिश्यू इंजरीज जो होती है हाइपोक्सिक, उसमें जो जनरली यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता है, ये 100% ऑक्सीजन देते हैं। एक पेशेंट को एक चैम्बर में रखा जाता है जिसमें 100% ऑक्सीजन दी जाती है, और जब हम नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, तो उसमें 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन दी जाती है। अच्छा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाती है ना? कुछ जो हाइपोक्सिक इंजरीज होती है, लंग इंजरी, हाइपोक्सिक जो टिश्यू इंजरीज होती है, क्रश इंजरीज है, उसमें ये फ़ायदेमंद है। डिकम्प्रेसिव सिकनेस, यानी कि जो आपने सी डाइवर्स में देखा होगा, सी डाइवर्स के अंदर होती है, तो उसमें एक डिकम्प्रेसिव सिकनेस होती है, उसमें ये काम करती है। जो हाई एल्टीट्यूड पे जो माउंटेनिंग के लिए जो लोग जाते हैं
उसके अंदर एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, उसमें भी काम करती है। जी और कुछ एक पर्टिकुलर ओस्टियोमाइलिटिस जो आपका रिफ्रैक्टरी ओस्टियोमाइलिटिस होता है, जो बोन का टीबी का एक पार्ट है, जी उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हाँ। कुछ यूजेज है जहाँ किए जा रहे हैं। अभी रूटीन यूज़ इसका इसके अलावा नहीं किया जा रहा है। पर हेल्थ केयर पे आपको बहुत डेफिनेटली इट इज़ वेरी अप्रूव्ड। राइट 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 एयर प्यूरिफायर का एक बीच में बहुत बड़ा ट्रेंड आया था, बिल्कुल कोविड के स्पेशली समय। तब जी। जब कोविड आया और उसके पहले दिल्ली में जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जी, जी, बिल्कुल। जब ऑड इवन सिचुएशन भी शुरू हुई थी दिल्ली में गाड़ियों के निकलने की। एयर प्यूरिफायर कितना कारगर है अगर हम घर पे या ऑफिस में रखते हैं? देखिए, कुछ मेन डिपेंड करता है, जैसे जो बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में, दिल्ली में, इवन चाइना में, बीजिंग में कुछ स्टडीज़ हुई हैं। उसमें पाया गया कि लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका इंडोर पॉल्यूशन है कितना आपके पास घर के अंदर ठीक ना। है। अगर आपका घर किसी बड़ी रोड पे ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर है, जहाँ पे बाहर से एग्जॉस्ट अंदर आ रहा है, आपकी इंडोर एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, वो प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, उन केसेस में तो डेफिनेटली इट इज़ एडवाइजेबल, क्योंकि स्टडीज़ हुई है जिसमें पाया गया है इवन 30-60% डिक्रीज हो जाता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हाँ 30-60% इंप्रूवमेंट मुझे आती है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल है, अगर आप आजकल गैजेट्स आ गए जिससे आप अपने घर का एक्यूआई भी पता लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपका घर का नॉर्मल एक्यूआई नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी को अपने घर में एयर प्यूरिफायर रखना रखनी चाहिए, है। पर डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे मैंने बताया, घर में अगर आपके कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस वाले, रिकरेंट एलर्जी वाले कुछ इस तरह के पेशेंट्स हैं, उसमें आप लगाते हैं, या आपका अगर घर का एक्यूआई बहुत ज़्यादा है, जी इंडोर पॉल्यूशन ज़्यादा है, उस केस में लगाया जा सकता है। जी। जी बिफोर वी रैप अप द पॉडकास्ट एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो सभी लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खाने में क्या चीज़ ऐसी ऐड करें? क्या फ्रूट है या फूड है जिससे वो अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जैसा कि मैंने अपने पॉडकास्ट में अपने पहले भी डिस्कस हुआ था, तो मेनली लंग्स को एज सच आपसे कुछ नहीं चाहिए, जी है ना? डिटॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप टॉक्सिन्स को दूर रखें। यू हैव टू क्विट स्मोकिंग इन ऑल फॉर्म्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप अपनी फैमिली में अपने घर वालों के साथ एक लंबी हेल्दी ज़िंदगी चाहते हैं, स्मोकिंग हर फॉर्म में छोड़ दीजिए। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। पहली ज़रूरी चीज़, डाइट के अंदर जहाँ तक मैंने बताया, आपकी डाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये हाई जो फूड्स हैं, जो आपका जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिंजर है, आप गार्लिक ले रहे हैं, है ना? ओमेगा 3 फैसे विटामिन ए है, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, जैसे विटामिन ए ले लिया, विटामिन सी है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं आपके, नींबू है, ऑरेंज है, उस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके लिए आप ध्यान रखिए, वो ऐड कर सकते हैं। डाइट, हाई फाइबर डाइट जो होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जी वो ऐड कर सकते हैं। मेनली उसके अलावा स्लीप, गुड स्लीप गुड इज स्लीप इम्पोर्टेंट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो डाइट का पार्ट नहीं है, और आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। यू शुड स्लीप, यू शुड हैव अ साउंड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स इन द नाइट, ग्रेट। एंड इंक्रीज योर हाइड्रेशन एज वेल। हाँ वाटर इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए अपना, हाँ वो आपको सारे टॉक्सिन्स को डाइल्यूट करने में बहुत काम होता है, इंक्लूडिंग योर रेस्पिरेटरी टॉक्सिन्स। राइट राइट राइट। थैंक यू वेरी मच सर शो पर आने के लिए, इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर इसको देखने के बाद लोगों को अपनी लाइफ में ये समझ में आया कि लंग्स की वैल्यू क्या है और उसको टेक केयर कैसे करना है। Definitely. Navneet, thank you for inviting me here. Sir. It was a pleasure talking to you. सेम है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।